So hope the screen is visible. Yes. म्यूट है, Yes, it is visible. म्यूट का तो अनम्यूट हो जाता है। Use some names. So I've used some around 12 records. So the serial number, I want them continuous. And then I'll copy this. We are making currently for only for English. Okay. So when we are doing a data collection sheet, we have to ensure that, I hope I'm audible. Yes. Yeah. So when we are making a data collection sheet is the one where we are trying to collect the basic data. In technical terms, you know, the bigger databases, they use a term called as database, where they put everything in a database, and from there they try to pull the data and use it. So in our case, Excel gives a lot of things that we use Excel itself as a data collection place. So when we are trying to do data collection, जब हम कर रहे हैं, एक चीज do's and don'ts बहुत important है. Let me go to the other. Yeah. See, सबसे पहला important rule है कि हमको सारे columns का नाम डालना चाहिए, सारे कॉलम लेबल्ड होने चाहिए. कोई भी कॉलम आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. अगर आप कॉलम को ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपका फॉर्मूला या कुछ भी कैलकुलेशन करते वक्त, डैशबोर्ड बनाते वक्त प्रॉब्लम हो जाएगा. देन हर रो का एक की रेफरेंस होना चाहिए. जैसे हमने बताया ना कि जो आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर हर रो में आपका सीरियल नंबर होना चाहिए. जो अभी हम यहाँ पे बना रहे थे, ये सीरियल नंबर हर रो में आपका होना चाहिए. और पहला वाला पॉइंट ये है कि सारे कॉलम्स में नाम होने चाहिए. अगर आप कोई भी कॉलम समझ लीजिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं गलती से, तो या कुछ डिलीट हो जाता है, तो बाद में इसको रेफर करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज का एक नाम होता है. ये सारे रिकॉर्ड्स का नाम यही है, तो इस रिकॉर्ड का रेफरेंस यहीं से लिया जाएगा. नेक्स्ट है मर्जिंग. हमको हमेशा करना ही नहीं चाहिए. डेटा कलेक्शन शीट में कोई भी दो कॉलम को आपको ऐसे करके मर्ज करना नहीं चाहिए. अगर आप ऐसे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. दिस विल नो मोर बी अ डेटा कलेक्शन शीट, इट विल बिकम अ रिपोर्ट. रिपोर्ट और डेटा कलेक्शन शीट में डिफरेंस है. रिपोर्ट ऐसी चीज है जो आप डेटा कलेक्शन शीट से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, सेकेंड लेवल में बनता है. फर्स्ट लेवल में हमेशा डेटा कलेक्शन शीट होता है. डेटा कलेक्शन शीट में आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है, उसी से आप रिपोर्ट बनाते हैं. तो उसमें कभी भी मर्ज होना नहीं चाहिए. आई एम हियरिंग अ हॉर्न साउंड. कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? You yourself can do, sir. Not able to, have to toggle between screens. Okay, right. तो मर्ज हमको करना नहीं चाहिए. कोई भी डेटा कलेक्शन शीट में हमको मर्ज करना नहीं चाहिए. जस्ट गिव मी अ सेकंड. So नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर हमारा गलती सिर्फ इसी में ज्यादा होता है. सारे कॉलम्स का नाम उसके हाईएस्ट कैटेगरी लेवल में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई डेट कलेक्ट कर रहे हैं या मंथ कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कॉलम का नाम मंथ रखना चाहिए, ना कि जनवरी. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेटा कलेक्ट करते टाइम ही ना ऐसे कलेक्शन कर लेते हैं. इस रिकॉर्ड में, इस रिपोर्ट में हमको चाहिए नहीं, बट
यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर नहीं तो अगर आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपने ऐसा लिख दिया ए सेक्शन या बी सेक्शन या कोई भी ऐसा चीज जो हाईएस्ट कैटेगरी में ना हो। जैसे ही आप डेटा कलेक्शन शीट में अगर आपने ऐसा डाल दिया, देन वो रिपोर्ट बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? कभी भी डेटा कलेक्शन शीट हाईएस्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। इसका हाईएस्ट ऑर्डर है, हायरार्की में हाईएस्ट ऑर्डर है मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च ऑल रिप्रेजेंट अ मंथ या डेट। तो हमको इसका जो कॉलम का नाम हमेशा डेट देने चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने जो ये एग्जांपल बनाया था, यहाँ पे देखेंगे हमने एग्जाम टाइप क्वार्टरली या हाफली डेटा को एक के नीचे एक डाला है। अगर आप ऐसा ना करके, अगर आपने समझ लीजिए यहाँ पे इसको डाल दिया, वो गलत हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना? कुछ डाउट है इसमें? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा कलेक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो आपका डैशबोर्ड या रिपोर्ट ठीक से बनेगा नहीं। आपको बहुत सारा क्लरिकल काम करते रहना पड़ेगा उसमें। ये बात क्लियर हो रही है? इसको ऐसा ना डाल के मुझे क्या करना पड़ेगा? यस सर। एग्जाम टाइप लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बस डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ अर्ली टाइम में। ये जो मार्क्स है क्वार्टरली का और हाफली का, मैंने समझ लीजिए ये कॉलम का आप भूल जाइए, समझ लीजिए गलती कहाँ पे होता है बता दूं। जैसे क्वार्टरली का मार्क्स ऐसे डाल दिया और हाफली का मार्क्स फिर से आपने उसी शीट में साइड में कलेक्ट कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये ना करके हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। क्वार्टरली का मार्क्स यहाँ पे रहेगा और सब में क्वार्टरली करके एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। ये एग्जाम टाइप है और ये पूरा क्वार्टरली रहेगा। उसके बाद फिर से आपका ये रिकॉर्ड फिर से रिपीट हो जाएगा। ये आपका रिपीट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे आपका हाफली होएगा। You cannot collect. Sorry. Will this show in the dashboard the same way you are typing in the Excel sheet? Yes, yes. So आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, you have to make sure that you are recording the data in the manner you want. It's a good question because the way you are trying to enter the data, that's how you will get the dashboard output as. अगर आपने कलेक्शन करते टाइम ऐसे क्वार्टरली हाफली करके दो कॉलम में कलेक्ट किया तो वो गलत हो जाएगा, वैसा करना नहीं चाहिए। तो ऋचा जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, माइक म्यूट कर सकते हैं। ओके। और रही बात कंट्रोल की, जैसे समझ लीजिए आपने एक शीट में एक एंट्री करते टाइम यहाँ पे इंग्लिश लिखा। कई बार हमने देखा है कि नेक्स्ट लाइन में ये इंग्लिश स्पेलिंग गलत हो गया। आप जब कलेक्शन कर रहे हैं, जो सवाल इससे पहले पूछा गया था, जब आप कलेक्शन कर रहे हैं डैशबोर्ड में यूज कर रहे हैं, वहां पे आपने फॉर्मूला लिखा होगा इंग्लिश के बेसिस पे। ऋचा जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, थैंक यू। तो ये जो चीज है अगर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा तो उसके लिए एक तरीका है। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपका डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन, ये वाला टूल देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाके आपको अगर पिक करने से इसमें एक मेनू ऑप्शन आता है जिसमें आप लिस्ट करके बोल सकते हैं। तो इसमें आप लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा
जैसे ब्रैकेट्स हटाने पड़ेंगे, एक सेकेंड, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ओके, तो आपने जैसे देखा कि हमको ड्रॉप डाउन मिल रहा है। जो सवाल पूछा गया था, जो स्पेलिंग हमारा है वो हमेशा रिपीट होते रहना चाहिए, इसलिए आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, एंट्रीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम ये ऑप्शन दे देंगे कि लोग अपने आप टाइप करें, जो भी आपका स्टैंडर्ड है, जैसे आपका क्लास का स्टैंडर्ड है, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। मतलब हमको ये स्टार्टिंग से ही ये फॉर्म बनाते टाइम ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा कि आप जब एंट्री करा रहे हैं तो डेटा में जाके, यहाँ पे ऑप्शन में जाके डेटा वैलिडेशन, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सेटिंग्स के लिए एनी वैल्यू करके आएगा, इसमें जाके आप लिस्ट करेंगे तो आपका जो क्लासेस है आप क्लासेस का ऑप्शन दे सकते हैं, वो आपके ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। और इसके बाद आप ये ड्रॉप डाउन जितना आपका डेटा एंट्री कर रहे हैं वहां पे रोल आउट कर सकते हैं। समझ लीजिए ये हमारा एंट्री था नहीं, हम पहले से या नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। 13th एंट्री है, यहाँ पे आपको क्लास चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। और जब आप क्लास चूज कर रहे हैं तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ना जंक कैरेक्टर्स आता है, या कुछ गलती हो जाता है, तो इसमें आप अपना एंट्रीज कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये एक तरीका है एंट्रीज को सही सही लेके आने में। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करें। इससे पहले हम डैशबोर्ड जाने से पहले हमको थोड़े फॉर्मूले लिख के हमको इसका पास या फेल कंडीशन लेके आना है। तो इस वैल्यू सिंस मैंने रैंडम यूज किया है वो दोबारा दोबारा चेंज हो रहा है, मैं इनको अभी फिक्स कर लेता हूं। मैंने पेस्ट वैल्यूज कर दिया है, तो अभी वो फॉर्मूला हट गया है, जो वैल्यूज हमको चाहिए था वो अभी फिक्स हो जाएगा। अभी मुझे एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि वो पास या फेल अपने आप कैलकुलेट कर ले, तो उसके लिए हमको इफ का कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो हमको चेक करना है कि मार्क्स, तो जैसे ही आप कोई भी कंडीशन या कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सेल में, आपको ये पता लगता है कि वो अपने आप आपको एक मेन्यू देता है, लाइक क्या क्या एंटर करना है, उसका फॉर्मूला का सिंटैक्स क्या है। तो हर फॉर्मूला का सिंटैक्स का मीनिंग रहता है कि किस तरह से आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट सही सही आए। अगर आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे या गलत सेल या गलत वैल्यू का रेफरेंस देंगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो उसको सही सही करने के लिए कभी भी कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं तो उसको पढ़ के देख लीजिए। अभी जैसे मैंने इफ डाल के ओपन ब्रैकेट्स किया तो वो क्या बता रहा है, लॉजिकल टेस्ट क्या है। तो मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि जो मेरा मार्क्स है, क्योंकि मैं H2 में एंटर कर रहा हूं, तो मुझे उसका सीधा सीधा वाला जो मार्क वाला एंट्री है जो कि F2 है, उसको मुझे चेक करना है। अगर ये 40 मार्क्स से ऊपर रहे तो इसको मैं
पास करके बोलूं। दूसरा कंडीशन है या तो 40 मार्क के ऊपर रहेगा, हमने ग्रेटर देन साइन लगाया, तो दूसरा कंडीशन यही रहेगा कि यहाँ पे आपने देखा होगा पास हमने यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे ये बताया पूछा जा रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सही है, ये कंडीशन सही है तो ये पास कर देगा यहाँ पे, अगर गलत है तो हमको ये वाला रिजल्ट पास होगा। तो एक सेल में हम फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप ट्रेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पास और फेल आ चुका है। तो जैसे ही आप कोई भी फॉर्मूला डालते हैं आपको चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मूला सही डाला है कि नहीं। तो मैंने फिल्टर लगाए हैं, तो डेटा में जाके आप फिल्टर लगा सकते हैं, या तो Alt D FF शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। Alt दबा के D और F को 2 बार दबाएंगे तो Alt प्लस D प्लस F एंड 1 मोर टाइम F, तो ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर सेट हो जाता है। तो ये सब Karthik, I have a question. या हितल, See, आपने वो कॉलम F, I mean H पे ना you have written pass, ठीक है? But Yeah. when you said pivot, I mean वो dashboard में you have to give a name. यहाँ pass, then how will it tell? कैसे वो calculate कर सकता है वो? या इट्स अ गुड क्वेश्चन। हेडिंग आप अलग देना चाहिए, एंट्रीज से अलग देना चाहिए। ये मतलब हमको ये बोलना चाहिए कि इसका नाम रिजल्ट है। दिस इज व्हाट यू Perfect. मीनिंग, राइट? या Yeah, this is what I meant. थैंक्स फॉर स्पॉटिंग दैट आउट। तो अभी आपने देखा कि हमने एक इफ कंडीशन यूज करके फॉर्मूला से हम ये पता लगा रहे हैं कि अगर मार्क्स 40 से ऊपर है तो पास का रिजल्ट आएगा, 40 से कम है तो फेल का रिजल्ट आएगा। ये हमारा फॉर्मूला को अगर चेक करना है तो हमको ये फिल्टर में जाके हमको पास को क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा ये जितने भी मार्क्स हैं आपके 40 के ऊपर है। इसको और एक तरीका है चेक करने के लिए, आप जैसे ही कर्सर को ये कॉलम में रखेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यूज आता है, एक समरी जैसा आता है। ये बता रहा है कि एवरेज इतना है, सम इतना है, काउंट इतना है, मतलब 16 एंट्रीज है और ये इसका टोटल सम 899 है और आपका 59 इसका एवरेज है। अगर आप इसमें जाके राइट क्लिक करेंगे तो आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसका मिनिमम 41 है जो कि हमारे कंडीशन से मैच हो रहा है, और इसका मैक्सिमम तो इसका मैक्सिमम 93 है। तो हम फेल वाले फॉर्मूला को भी चेक कर लेते हैं। तो फेल में आप देखेंगे तो मिनिमम आपका 12 है और मैक्सिमम आपका 40 है। हम 40 को भी यहाँ पे फेल ले रहे हैं, हालांकि हम फॉर्मूला चेंज करना है तो 39 कर सकते हैं। तो मैं अभी ये फिल्टर हटा दे रहा हूं। अगर आपको ये कंडीशन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 40 के बदले में 39 करना है एंड दोबारा से आप फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? मतलब एक आप जो मैनुअली से आप करने के बजाय में आप एक फॉर्मूला डाल के खुद ब खुद डाल रहे हैं। Hope this is If we clear. are not using so one question, if we are not using filter, then how can we check whether the entries are pass or fail as per the formula? Then you will have to do a lot of jugglery to find out, like you can make a pivot table and then find out pivot table में minimum and maximum आप डाल के find out कर सकते हैं। सबसे easy है, मैं जो तरीका यूज करता हूँ, whenever you are doing a formula, filter करके देख लीजिए and you use this bar, this always gives you proper answer. तो इससे आपका पूरा का पूरा सही पता लग जाएगा। Which bar, sir? Which bar? यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे,
यहाँ पे मेरा माउस दिख रहा है आपको, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, नहीं दिख रहा है सर। हाँ, ये एक्चुअली मैं मेरा माउस दिख रहा है? आपको ना थोड़ा नहीं, आपको अपना स्क्रीन थोड़ा जूम इन करके देखना चाहिए, आई थिंक सबसे नीचे मैम। सबसे Okay, नीचे yes, आप yes. अपना स्क्रीन Yes, जूम इन करके yes, देखो, you yes, can see. yes, yes, ma'am, I can see, yes. Yeah. ठीक है, yes, right, thank you. तो जैसे ही आप फिल्टर लगाते हैं, अगर आपको 2 स्टेप में नहीं करना है तो इसको आप सॉर्टिंग कर लीजिए। सॉर्टिंग जैसे ही करेंगे तो पास एंड फेल आपको ऑर्डर हो जाएंगे, और इसमें आप मैनुअली चेक करने का जरूरत नहीं है, बस सेल्स को जहां पे फेल है उसको बस पिक कीजिए, आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाएगा। मैक्सिमम 36 है, हमारा जो कंडीशन है 39 से ऊपर है तो उसको पास में डालना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 36 ही है, और इस वैल्यूज को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि मिनिमम आपका 40 है एंड मैक्सिमम 93 है, Right, क्योंकि हमने कंडीशन right. चेंज कर दिया था 39। Yes, got it, sir. या तो इफ कंडीशन आपको समझ आ रहा है ना, या दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं होप नहीं एवरीबॉडी, sir, we got it. या ओके। No. अभी और एक हम इफ लगा सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्रेड है। तो सिंस अब अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो वो भी आसान है, बट उसमें एक ही चीज है कि वो लूप डिफ आएगा। सारे लोग मल्टीपल इफ कंडीशन यूज कर चुके हैं? Has anybody used multiple if condition, loop diff? नहीं sir. जो हमारा ग्रेड्स रहता है ना, A प्लस A, Yes, Karthik, we have used. या तो I'll just explain this. फिर से हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, हमको मल्टीपल कंडीशंस लिखने हैं ना। पहले क्या था, हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन था, पास या फेल। अगर आपको बैंड्स बनाने हैं, जैसे 90 के ऊपर रहेगा तो A प्लस ग्रेड, 80 to 90 रहेगा तो A ग्रेड, 60 से 80 रहेगा तो B ग्रेड, 40 से, ऐसा आपको बहुत सारे मल्टीपल ग्रेड्स बनाते हैं तो आपको मल्टीपल इफ यूज करना पड़ता है। मतलब इफ के अंदर बहुत सारे मल्टीपल इफ्स। थोड़ा सा ये आराम से लिखना होता है फॉर्मूला, क्योंकि लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जो आपने इफ कंडीशन लगाया है उसी में आपको बिल्ड करना पड़ता है, बट इसमें एक ही तकलीफ होता है कि जो हमारा पोजिशनिंग है ना, हर मतलब आप जो भी रिजल्ट डाल रहे हैं ना, जो भी आपका चेकिंग है और जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली आपको डालना चाहिए। अभी हम करके देखते हैं। तो ये अगर वैल्यू मेरा 90 से ऊपर है, लॉजिकल टेस्ट मैंने कर दिया, आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाता है। अभी वैल्यू इफ ट्रू पे हाईलाइट हुआ है, इसको हम A प्लस करके बोलेंगे। देन अभी पहले हमने क्या किया था, पास या फेल किया था। अभी ये पहले चेक करेगा कि 90 से ऊपर है कि नहीं। अभी जैसे ही इसने पता लगाया कि 90 से ऊपर नहीं है तो वो ये वाले जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब वो ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स की जगह पे आ जाएगा। जैसे ही फॉल्स की जगह पे आ जाएगा उसका मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं F2 में है, जैसे आप ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में F6 में चला जाएगा। 90 से ऊपर नहीं है तो हमको बाकी कंडीशन चेक करने हैं। फिर हम बोलेंगे कि फिर से F2 ग्रेटर देन 80 है तो आप, सॉरी इफ डाला नहीं है हमने, तो और एक इफ लगेगा इसमें, क्योंकि हम मल्टीपल इफ कंडीशंस बना रहे हैं। और एक इफ में आपको और एक बार कंडीशन लगाना पड़ेगा कि F2 वैल्यू ग्रेटर देन 80 है तो आप A ग्रेड डाल देंगे। सेम वे अभी हमारा कर्सर आके रुका हुआ है, फॉर्मूला रुका हुआ है वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब ये वाला कंडीशन पहले उसने 90 के ऊपर है कि नहीं चेक किया, फिर अभी 80 के ऊपर है कि नहीं चेक कर रहे हैं। 90 नहीं है तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अगर 80 भी नहीं है तो यहाँ पे आके रुकेगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि ये वाला नेक्स्ट कंडीशन ये चेक करो कि अगर F2 आपका 60 से ऊपर है तो उसको B ग्रेड बता दो, नहीं तो सारे के सारे और एक कंडीशन आप लिख सकते हो, या सारे के सारे आप C ग्रेड में डाल सकते हो।
तो अभी हम फिलहाल 60 एंड बिलो के लिए सी ग्रेड रखते हैं। आपको जो जो ब्रैकेट्स है वो सही तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, ये तो ऑटोमेटिकली एक्सेल भी कर लेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ब्रैकेट डालते हैं हाईलाइट होता है, तो इसने अपने आप ए ग्रेड डाल चुका है। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला आप ड्रैग करेंगे तो अपने आप ये बता देगा कि कितने ए ग्रेड्स हैं, कितने बी ग्रेड्स हैं, सब कुछ आ गया। इसमें बस आपको इतना देखना है कि ये जो इफ स्टेटमेंट है, जैसे आपको पहले इफ स्टेटमेंट समझ आ गया था, यहां तक एक इफ स्टेटमेंट है, जहां पे फॉल्स का कंडीशन है वहां से हमने और एक इफ स्टार्ट किया, और ऐसे ऐसे लिखते आ रहे हैं कि जो सेकेंड इफ है उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वहां पे और एक इफ डाल रहे हैं। तो हमारा ये 3 कंडीशन चेक हो रहा है। 3 के अलावा ये तीसरा कंडीशन भी अगर फॉल्स है तो मतलब हमारा चौथा कंडीशन भी चेक हो रहा है। 90 से ऊपर चेक हो रहा है, 80 से ऊपर चेक हो रहा है। मतलब 80 से ऊपर जब हम ये कहते हैं, इसका मतलब है कि 90 नहीं, 90 से ऊपर नहीं है। तो दिस कंडीशन मीन्स इट इज बिटवीन 80 and 90, and then here it means 60 and 80, between 60 and 80, and then C तभी वो देगा जब वो 60 से नीचे रहेगा। Hope this is clear. Any doubts in this? Okay. तो अगला स्टेप है, हमको डैशबोर्ड बनाने से पहले हमको फॉर्मूलास कंपाइल करना पड़ेगा। इसको जैसे हमने जो भी हमारा डैशबोर्ड बना हुआ है, ये जो डैशबोर्ड बना हुआ है इसके पीछे फॉर्मूलास है, पर उससे पहले इजी तरीके से हम पाइवट टेबल डाल के ये समझ लेते हैं कि सिंपल रिपोर्ट्स कैसे बना लें। जैसे आपको बहुत सारा एक वन टाइम रिपोर्ट्स चाहिए, डैशबोर्ड तभी बनाना है जब हमारा रिपीटेटिव काम है। अगर आपको वन टाइम रिपोर्ट्स बनाना है तो पाइवट टेबल बहुत ही आसान चीज है। अभी समझ लीजिए, हमने एक चीज बोला था कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बार बार एंट्री नहीं कराना है। तो आपका ये जो दोबारा एंट्री हो गया, ओके, हाफ ईयरली क्वार्टरली तो होगा, ओके सॉरी। तो अभी इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा एक मास्टर है जिसमें अब हमारा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर के मास्टर है। मतलब इस मास्टर लिस्ट में आपके पास ऐसा होता है, हर स्कूल में ऐसा होता है कि जो आपका मास्टर रहता है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पूरा लिस्ट रहता है कि कितने कौन से लोगों का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे हमको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आना है तब हमको वी हैव टू यूज वी लुकअप फॉर्मूला, क्योंकि हम दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वाति 2 बार है, तो हमको बार बार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपने ये फॉर्मूला डाल दिया तो आपको एंट्री करने का जरूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। जैसे ही आपने नाम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। वी लुकअप, इसका फॉर्मूला का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप में क्या करता है, ये वाला वैल्यू जो भी आपका वैल्यू है उसको मास्टर में सर्च करके दूसरा जो भी उसका रेफरेंस वैल्यू है वो वापस हमको यहाँ पे डाल देता है। तो ये पहला बता रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। ये हमारा लुकअप वैल्यू है, मतलब वी वांट टू फाइंड दिस वैल्यू इन द मास्टर, देन वी हैव टू पुट अ कॉमा एंड से दैट टेबल अरे कौन सा है। ये हमारा टेबल अरे है। जब भी आपका टेबल अरे बता रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉलम आप सर्च कर रहे हैं, जो नाम आप सर्च कर रहे हैं, जो भी फील्ड आप सर्च कर रहे हैं, वो आपका पहले रेंज में होना चाहिए। जैसे मैं पिक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पिक करना है, क्योंकि मैं नाम को सर्च कर रहा हूँ और नाम से
मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेबल अरे मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद कमा डालूंगा, कौन सा कॉलम इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है, मुझे नेम कंपेयर करके रजिस्ट्रेशन नंबर वापस उधर लेके आना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वापस लेके आने के लिए मुझे सेकंड कॉलम एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम इंडेक्स मेरा सेकंड का मतलब है कि ये पहला वाला कॉलम है जो मैं चेक कर रहा हूँ कि मैच करके चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकंड वाला वैल्यू को उधर लेके आ रहा हूँ। एंड देन कमा डाल के ये आपको हमेशा फॉल्स रखना है। फॉल्स का मतलब है आप उसको ये बता रहे हैं कि एग्जैक्ट मैच होगा तभी आपको वैल्यू रिटर्न करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपने देखा कि स्वाति के नाम के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। आप ये फॉर्मूला को पुल करेंगे तो राज के सामने भी आ जाएगा। पर इसमें एक दिक्कत क्या है, आप जब भी कोई फॉर्मूला को पुल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये B2 पे था और जैसे आपने इसको ड्रैग किया तो B3 पे आ गया। पर इसका जो ये वाला जो मास्टर पे जो रेफरेंस था ना, वो भी आपका ड्रैग हो जाता है। उसको लॉक करने के लिए आपको F4 करना पड़ता है। F4 जिस सेल में रख के अगर आप F4 करेंगे, F4 कर सकते हैं या डॉलर सिंबल लगा सकते हैं दोनों तरफ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉलर सिंबल लग रहा है। जैसे ही डॉलर सिंबल लग गया, उसका मतलब है आपका ड्रैग होने पर भी वो चेंज नहीं होगा। अभी आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा B2 है, B2 C4 है, यहाँ पे आपने देखा कि B1 C3 था। जैसे हमने ड्रैग किया B2 हो गया और C3 के बदले में C4 हो गया था। अभी मैं फिर से ड्रैग करूंगा डॉलर सिंबल लगाने के बाद, अभी आप देखेंगे B1 से B3 रह गया है, यहाँ पे भी वही आ गया। उसके बाद आप कितने भी बार कहा, इवन इफ यू ड्रैग फॉर विच एवर प्लेस यू वांट, वो फॉर्मूला ऐसे ही इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पे NA इसीलिए आ रहा है क्योंकि पद्मा के सामने हमारा वहां पे कोई एंट्री नहीं है मास्टर में। अभी जैसे ही मास्टर लिस्ट में अगर एंट्री है, क्योंकि मास्टर लिस्ट में सारा एंट्री रहता है, अभी तो हमने बस सैंपल बनाया था, जैसे ही आप एंटर करेंगे ओके, हमारा जो सेल रेफरेंस था हमने पहले जो पिक किया था सिर्फ यहाँ तक पिक किया था ना। जैसे मास्टर रहेगा पूरा रहेगा, तो जैसे हम पूरा पिक करेंगे तो अभी इसीलिए मैंने C4 तक अभी पिक कर लिया। जैसे आप C4 तक पिक किया तो आपका 654 भी आ गया अंदर। तो इससे क्या है, आपको दोबारा, क्योंकि ऐसी चीजें में गलती हो सकता है, अगर आप एंटर करते टाइम गलत एंटर कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर फिक्स कर लिया तो आपका एंट्रीज यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल था वी लुकअप का। अभी हम चलते हैं पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे, देखते हैं। आपका जो भी पूरा डेटा सेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर को मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी, जो भी डेटा सेट है वो पूरे डेटा सेट को पिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में कॉलम्स ऐड होने वाले हैं, तो पिकिंग करने का बहुत सारा डिफरेंट तरीका है। पूरा रेंज पिक कर सकते हैं, या तो आप कोने से पिक करेंगे तो पूरा पिक हो जाएगा, या आप पूरे कॉलम से पिक करेंगे तो इसके बाद जो भी आप एंट्री करेंगे वो रिफ्रेश होने से अपडेट हो जाएगा पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल ऐसी चीज है जिससे आप बहुत सारे कैलकुलेशन, इनबिल्ट कैलकुलेशन हो जाता है। जो सारे कैलकुलेशन हम मुश्किल से करते हैं वो बहुत आसानी से हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पिक कर लिया पूरे कॉलम्स, एंड इंसर्ट में जाके आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक सब मेन्यू ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें ये बता रहा है कि आपको जो पाइवट टेबल है वो कहाँ पे चाहिए, न्यू शीट में, वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। आप न्यू शीट में पाइवट टेबल को लेके जाइए, तो नेक्स्ट शीट में आपका पाइवट टेबल बन जाएगा। यहाँ पे जो आप पहले पूछ रहे थे ना कि जो हमने क्लासिफिकेशन डाला है वो सही है कि नहीं, देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर समझ लीजिए आपको
हर क्लास में, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 बॉक्सेस रहता है, इसमें ये सारे फील्ड्स है, जो भी फील्ड्स हमारे डेटा में है वो सारे फील्ड्स इस बॉक्स में आते हैं। आपको सर्च करना है तो सर्च करने से वो फील्ड आ जाएगा। यहां से उठा के आपको ये जो 4 बॉक्सेस नीचे दिख रहे हैं उसमें प्लेस करने के हिसाब से आपका रिपोर्ट बनता है। जो कोई रिपोर्ट आप मैन्युअली कैलकुलेट करके बनाते हो उसमें से ये बहुत ही आसानी से बनता है। जैसे मैंने क्लास पिक कर लिया और उसके बाद मुझे पता लगाना है कि कितने लोग पास हुए हैं, तो मैं रिजल्ट पिक करके कॉलम में डाल रहा हूं। जैसे मैंने रिजल्ट कॉलम में डाला, आपको ये आ रहा है कि क्लास आपका 10 आ गया, यहाँ पे पास एंड फेल आ गया। यहाँ पे एंट्रीज कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वैल्यूज हमने ब्लैंक रखा है। अभी वैल्यूज में आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमको बस इतना चाहिए कि पास कितने लोग हैं, फेल कितने लोग हैं। तो हम बस उस रिकॉर्ड का काउंट लेंगे तो भी आ जाएगा। उसको पिक करके अब पूरा का पूरा यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काउंट ऑफ रिजल्ट करके बता रहा है। मतलब हम क्या बता रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट का कॉलम है उसका जो भी काउंट है, काउंट का मतलब है जितने कॉलम में एंट्रीज है उसका वो काउंट ले लेगा, गिनती ले लेगा। उसके बाद उसको हमको ये टैबुलेट करके बता रहा है। और अगर आपको काउंट नहीं चाहिए, अगर और कोई परफॉर्म करना है, तो आपको ये बटन प्रेस करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके आपको सम करना पड़ेगा। सम करेंगे तो ये सम में चेंज हो जाएगा। सम इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि हमने रिजल्ट को पिक किया है, इट इज ए स्ट्रिंग। तो हमको यहाँ पे सिर्फ काउंट रखना था, मैं बस आपको ये दिखा रहा था कि चेंज कैसे करना है। तो आपको ये दिखा रहा है कि 10th क्लास में आपका 7 आपका फेल है एंड 17 आपका पास है। 17 लोग स्टूडेंट्स आपके पास है और 7 लोग आपके फेल है। रेखा मैम, फिर से ये टाइम लिमिट आ रहा है, अभी क्या करें? वी हैव क्रॉस्ड आवर टाइम। अभी बस हमने ये देखा कि पाइवट टेबल कैसे बनते हैं। हाँ, बस pivot ना, fine. Then we can conclude with it, and we can continue in the next session. Whenever we'll plan, we'll just Yeah, So sure. if anybody has any doubts in this, they can just put forward. Anyone. मैम जस्ट एक बार रिवाइज कर दे कि पाइवट टेबल पे कैसे